परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के डिमांड पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर दोनों से पूछे गए, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो लगातार जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अपलोड होते रहेगी और इकोनॉमिक्स का लाइव टेस्ट भी आप लोग का लिया जाएगा। कौन कौन बच्चे चाहते हैं इकोनॉमिक्स का लाइव टेस्ट देने के लिए, तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इकोनॉमिक्स का जो है लाइव टेस्ट आप लोगों का इंस्टाग्राम पे भी और आपका यूट्यूब पर भी, दोनों पर भी लिया जाएगा। इसलिए अभी तक जो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो वहां पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और जो बच्चे इंस्टाग्राम में नहीं है, यूट्यूब का जो है आप लोग वहां नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग का यूट्यूब पर भी जो है लाइव क्लासेस लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके कि कितना सारे बच्चे जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल के थ्रू से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। पिछले साल के स्टूडेंट बहुत सपोर्ट किए थे, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने जो है 90+ स्कोर किया हुआ है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं मेहनत करके अच्छा रिजल्ट करना तो इस चैनल के साथ बन जाए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर यहां पे देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग व्यष्टि और समष्टि का जरूर अच्छे से करके जाइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्तमान व्यक्तिगत लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे हो गया आपका व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत इकाई, छोटे समूहों, ठीक है, उद्योग बाजार के व्यवहार का क्या करते हैं हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसे जो है दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with small segments of the society. Microeconomics is defined as the study of behavior of individual decision making units. ठीक है, किसका, इस यहां लिख भी दिया गया है, ठीक है। Defined the study of behavior of individual decision making units such as consumer, resource owners and farms. ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, बाजार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। तो देखिए मार्केट का जो जैसे आता है मार्केट का शब्द तो समझ में आता है क्या, कोई ऐसा जगह जहां पे हमको सभी सामान मिल जाए, सब्जी भी मिल जाए, ठीक है, आपका राशन का सामान भी मिल जाए, हम लोग सब चीज जो है एक ही जगह पे जाके हम खरीद के ले आते हैं, तो वो हो गया मार्केट। तो दोस्तों ऐसा इकोनॉमिक्स में आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए लोकल में कोई है कुसमाटाड़, बोल देगा कि कुसमाटाड़ के हाट में हमको सब्जी भी मिल जाएगा, राशन भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, तो वो आपका जो है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वो वाला बाजार नहीं है। क्या है बाजार इकोनॉमिक्स के अनुसार, देखिए ऐसे लिखना आप लोग को, क्या कि बाजार को ऐसी क्रियाओं के सहयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, बाजार जिनके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता, यानी एक हो गया बायर और दूसरा हो गया सेलर, ठीक है, क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु के क्रय अथवा विक्रय के लिए, यानी एक जन क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है और एक जन बेचना चाहता है, दोनों जो है अगर आपस में क्या हो गया, एक दूसरे के संपर्क में आ गया तो समझ जाइए वो क्या है, मार्केट है। अभी डिजिटल वर्ल्ड है, अगर किसी को कुछ खाने का मन किया तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, आपको बेचने वाला जो आपके घर में आके सामान को दे के चल जाएगा। लेकिन एक जन है आपको बेचने वाला जो आपके घर के द्वार के पास आके होम डिलीवरी करके जा रहा है, और एक आप है खरीदने वाले जो आप उसको क्या कर रहे हो, उसके बदले में पैसा दे रहे हैं। तो क्या ये जो है खरीदने और बेचने का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, अगर बायर और सेलर, ठीक है, कोई ऐसा जगह पे आपस में संपर्क में आता है जहां पे वस्तु का क्रय और विक्रय हो जा रहा है, तो वही क्या है, मार्केट है, वही क्या है, मार्केट है। कभी कभी जो है अर्थशास्त्रियों का जो है परिभाषा में नाम लिख देना भी अच्छा रहता है। अगर 3 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में देता तो इतना ही लिखते, अगर 3 मार्क्स में दे तो क्या लिखेंगे, किसी अर्थशास्त्री का परिभाषा लिख दीजिएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में जानते हैं आप लोग, ठीक है, क्या लिखेंगे, उनके अनुसार क्या था, बाजार। तो बाजार एक तंत्र है जिसके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु की कीमत तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने क्या कहा था, संपर्क में आते हैं, यहाँ पे भी देखिए क्रेता और विक्रेता क्या होता है, संपर्क में आता है, ठीक है। तो स्थान विशेष का बात नहीं होगा यहाँ पे, अगर बायर और सेलर, ठीक है, जो क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आता है तो समझिए वो क्या है, मार्केट है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे।
Market is defined as a complex set of activities by which potential buyers and potential sellers are brought in close contact for purchase and sale of a commodity. According to Samuelson, a market is a mechanism by which buyers and sellers interact to determine the price and quantity of a goods or service. ठीक है, इसको आप लोग आंसर को लिख दीजिएगा. ठीक है, देखिए इस बार जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स में जो है सभी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का कर दिया गया है, 30 मार्क्स का जो है एमसीक्यू किया है. यानी आपका 50 नंबर किस पे ध्यान देना, आपको सब्जेक्टिव में ध्यान देना है. किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है. क्योंकि देखिए अगर एमसीक्यू अगर गलत हो जाता है, आगे क्या था 40 मार्क्स था, 40 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानते थे कि मेरा 10 ही को ना गलत होगा, तो फिर भी हम क्या होंगे 10 को गलत हो, ठीक है, तो फिर भी मेरा 30 आ जाएगा और सब्जेक्टिव में 1-2 को तो सही होगा, तो फिर भी हम जो है कहीं ना कहीं पास कर जाएंगे. ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि अगर 30 में 10 अगर किसी का गड़बड़ हो जाता है भैया और सब्जेक्टिव भी ना अच्छा से लिख पाए, तब तो उसका तो हो गया है ना काम से. तो इसलिए आप लोग को अब जो है ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से करना है. समय आपके पास काफ़ी कम है. ठीक है, क्योंकि कॉमर्स वालों का जो है इंग्लिश खत्म होने के बाद ही जो है कॉमर्स और साइंस वालों का तुरंत इकोनॉमिक्स का एग्जाम है. तो इसलिए आप लोग को तो फोकस करना पड़ेगा. आर्ट्स वालों के पास टाइम है लेकिन उतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी जो है ध्यान देना है ना, और सब्जेक्टिव याद करने के लिए समय काफ़ी चाहिए. तो मुझे स्टूडेंट का अगर सपोर्ट मिलेगा ना, तो आपका जितना भी सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो मैं आप लोगों को कराते चलूंगा. तो इसलिए आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा. ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं. मैं जैसे बता रहा हूं आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा. अगर कोई वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते हैं और नोट करते हैं तो ऐसा आपका याद होने वाला नहीं है. मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स जो है समझने वाला चीज है. जितना समझते जाइएगा आपका याद होते चलेगा. इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ठीक है, देखिए एक बार अगर देख लेंगे और समझ जाएंगे तो आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, जल्दी याद होगा आपका. एकाधिकार का अर्थ लिखिए. वो राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली. देखिए मोनो का अर्थ है एक तथा पोली का अर्थ है, इसमें मोनो का अर्थ हो गया आपका क्या एक, और पोली का अर्थ हो गया क्या विक्रेता. यानी इसको अगर मिला दे तो क्या हो रहा है एक विक्रेता. तो इसका मतलब पूरा हो रहा है क्या एक विक्रेता. ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या हो गया एक विक्रेता. तो इसका पूरा परिभाषा लिखने बोला, अर्थ लिखने बोला, तो लिखिए एकाधिकार एक ऐसा बाजार ढांचा है जिसमें किसी वस्तु या सेवाओं का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है तथा यहां वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है. यानी इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई भी आपके पास और जगह ही नहीं होता है कि आप एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाके इसी सामान को ले. ठीक है, इसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है. उदाहरण के लिए सरकार के पास जलापूर्ति तथा रेलवे प्रदान करने का क्या है अधिकार है. यानी जो आपका वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है और रेलवे जो है किसके पास अधिकार है, आपका इंडियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है. वो जैसा डिसीजन लेंगे वैसा काम होगा. जैसे मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, अलग अलग आपको दाम भी देखने को मिलेगा. कैसे, देखिए सरकार के पास क्या है रेलवे है, और आपको भी धनबाद से मान लेते हैं, यहाँ पे आपको रांची जाना है. कहाँ, धनबाद से रांची. अब धनबाद से रांची जाना है लेकिन यहाँ पे टिकट का जो है कीमत में अंतर देखने को मिलेगा. जैसे अगर बच्चा होगा तो सरकार का अधिकार में है, तो सरकार बच्चों को लिए मान लीजिए वो टिकट का पैसा कम रखे, 10 रुपया रखे. अगर उस बच्चे जो है 5 साल से ज़्यादा है, बड़े हैं, तो उन लोगों का मान लीजिए रख दिया यहाँ पे जितना रेट है 50 रुपया मान लेते रख दिया. फिर उसी तरह से सीनियर सिटीजन जो होता है जो 60 साल से ज़्यादा है, उनके लिए भी क्या कर दिया जाता है, सरकार की तरफ से पैसा को आधा कर दिया जाता है. यानी देखिए जा एक ही जगह रहे, धनबाद से रांची ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है धनबाद से रांची जाने पर एक ही लोग इंसानी जा रहा है. इस पे देखिए धनबाद से रांची इंसानी जा रहा है, लेकिन सबके लिए कीमत क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है. कीमत क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग. और एकाधिकार में ही जो है आपको विभेदीकृत जो है कीमत देखने को मिलता है. इसको भी याद रखिएगा. डिफरेंशिएट जो है प्राइस आपको एकाधिकार मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया था, है ना. तो याद रखिएगा एकाधिकार वाला एग्जाम्पल को भी, ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे. मोनो मीन्स 1, पोली मीन्स सेलर, दैट इज I.E मतलब हो गया that is one seller. Monopoly is a market structure in which there is a one seller of a goods or service and there are no close substitute for the goods. Example, government has the monopoly in providing water supply, railways, etc. ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं.
एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? तो एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है ये पूछा है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट? तो देखिए लिख देंगे हम लोग सीधा सीधी कि कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना अधिक होगा, जितना जो है आपका अंतर अधिक होगा, एकाधिकारी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसके विपरीत कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना जो है आपका अंतर क्या होगा, कम होगा, एकाधिकारी शक्ति भी क्या होगा, कम होगा। इसका ठीक उल्टा है ये। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये इसका रिलेशन जो है वहां पे आप शो कर सकते हैं। देयर इज ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, द ग्रेटर विल बी द मोनोपोली पावर। इसका उल्टा, कॉन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कॉन्वर्सली द स्मॉलर डिफरेंस, अगर कम अंतर होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच, तो मोनोपोली का पावर भी क्या होगा, कम होगा, एकाधिकारी शक्ति भी क्या होगा, कम होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया देख सकते हैं। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट, गिव एग्जांपल। ये भैया जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है, 2 मार्क्स के लिए भी 3 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे। आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्ति, संस्था या संस्थाओं के समूह से है जो क्या लेता है, आर्थिक निर्णय लेता है। जो क्या लेता है, आर्थिक निर्णय। तो तीनों का ही चीज लिखिएगा, व्यक्ति से भी, संस्था से भी और संस्थाओं के समूह से है जो क्या लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, आर्थिक निर्णय लेता है। ठीक है, आंसर आगे 3 मार्क्स में दे तो क्या लिखेंगे। वे क्या हो सकते हैं, वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। ठीक है, हम लोग लेते हैं ना कि हमको अभी मेरे पास इतना ही पैसा है, तो हम डिसीजन लेते हैं कि इतना पैसा में हम जो है क्या कितना मात्रा का यूज करें, कब तक करें, ये सारा चीज हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे परिवार क्या कहलाता है, परिवार के लोग उपभोक्ता कहलाते हैं, उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मेरे पास इतना इस महीना का सामान है। ठीक है, इतना हमारे परिवार में संख्या है, इतने लोगों को जो स्कूल फीस देना है, राशन में यूज करना है, ठीक है, घर को चलाना है, तो वो लोग उस हिसाब से पैसा को मेंटेन करते हैं। जब पैसा ज़्यादा आता है या ज़्यादा सेव होता है तो लोग त्यौहार पर्व में क्या करते हैं, सामान को पैसे को बचा कर रखते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन वो सारा निर्णय कौन लेता है, एक परिवार का, एक परिवार के जो उपभोक्ता होते हैं उनको देखते हुए परिवार के जो मुखिया है वो डिसीजन लेते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं कि हमको कैसे परिवार को चलाना है। ठीक है, उस तरह से अगर कोई कंपनी होगा तो कंपनी का ऑनर जो होगा या मार्केट ये डिसीजन करेगा कि किस तरह से हम पैसा को यूटिलाइज करें, कहाँ कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को कमा सकते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट को लगाएं। उस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को विनियमित करते हैं। अलग अलग जो है उन लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास सेक्टर होता है जिसके थ्रू से वो क्या करते हैं, काम को विनियमित करने का काम करते हैं। ठीक है, और यही जो है आपका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट है। तो आर्थिक एजेंट का एग्जाम्पल में आप ये सारा लिख दीजिएगा, परिवार यानी उपभोक्ता, कंपनी यानी निर्माता बाजार, और राज्य यानी जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को क्या करता है, विनियमित करता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट आर्थिक एजेंट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप लोग। बाय इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। दे मे बी कंज्यूमर हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम as household consumer, companies such as producer and market, and the state which through the various mechanism regulate the functioning of the market are the most important economic agents। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इस बार के मॉडल पेपर में भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। तो सरकारी बजट क्या होता है, एक विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक, 1 अप्रैल से 21 मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है, यानी इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल। 2 टाइप का ईयर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, यानी उसको कहते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है, जनवरी से आपका दिसंबर। लेकिन जो वित्तीय वर्ष चलता है भारत में वो कब से कब तक चलता है, अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। और 31 मार्च के दिन आपको देखने को मिलेगा बैंक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि उस दिन सबको अपना अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। कॉमर्स के स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट जो है याद रख लीजिएगा, 2 टाइप का ईयर यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर, दूसरा कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स का बात करें, अकाउंट्स का बात करें, तो वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर का बात करते हैं।
जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, इसी में आपका बजट का विवरण प्रस्तुत करना होता है तथा विभिन्न इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न भागों को अनुमानित राजस्व तथा अनुमानित व्यय को दर्शाना पड़ता है कि आपके पास कितना रेवेन्यू है और कितना आप एक्सपेंस करेंगे, इस बजट पे आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है क्या, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, देखिए 2 टाइप का आपको देखने को मिलता है, एक होता है आपका राज्य सरकार का, एक होता है केंद्र सरकार का बजट। तो अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो दोनों के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, और ये आप लोग जो CUT एग्जाम दीजिएगा ना उस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा। इकोनॉमिक्स आपका साथ देने वाला है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संविधान की धारा याद रखिएगा 112 के अंतर्गत एक वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों द्वारा के सामने क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, केंद्र सरकार का बजट कहलाता है। ठीक है, उस तरह से राज्य सरकार, हर एक राज्य सरकार का अपना एक बजट जारी करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य सरकार को धारा 202 के अनुसार जो है राज्य के संविधान के सामने वित्तीय वर्ष को क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना आवश्यक है, और यह क्या कहलाता है, राज्य सरकार का बजट कहलाता है। याद रखिएगा, यही सेम चीज जो मैंने बताया उसको सेम यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयात प्रतिस्थापन से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अभी जस्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का बात किया, तो इसमें अब पूछा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो याद रखिएगा, आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे घर पर अपने देश में ही क्या तैयार किया जाए। जैसे बहुत सारे चीज, जब से अभी के गवर्नमेंट आया उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अब जो है हम लोगों को जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे चाइना हो गया, उस पर बहुत सारे जो खिलौना होता है ना सस्ता में वहां से आ जाता है, और जिसके बाद लोग वहां के सामान को ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन के पास चला जा रहा था, विदेश के पास चला जा रहा था। नहीं, लेकिन यहां पे क्या कहना है इनका कि आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि अपने ही देश में सामान बनाना है और अपने ही देश में उपभोग के लिए लाना है, ताकि जो है हमारे देश का पैसा, इकोनॉमी जो है क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं, जो बाहर से हम आयात करवा रहे हैं, उसे अपने ही देश में तैयार किया जाए, उसे अपने ही देश में असेंबल किया जाए। जैसे अभी के समय में बहुत सारे मोबाइल में देखते हैं आगे लिखा रहता था मेड इन चाइना, अब वही सब मोबाइल को असेंबल यहीं पे किया जाता है इंडिया पे, अब वो सब मोबाइल में क्या लिखा जाता है, मेड इन इंडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही चीज जो काम दूसरे देश से करा के हम ले आ रहे थे, वही चीज हम यहाँ अगर हम अपने देश में असेंबल करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे हमारे देश में ही इकोनॉमी बढ़ रहा है। ठीक है, अगला अगर रोजगार करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, पैसा अगर आएगा तो वो सामान को ज्यादा खरीदेगा, सामान ज्यादा खरीदेगा तो सामान ज्यादा बेचाएगा, तो मार्केट पूरा क्या होगा, एकदम अच्छा बूस्ट करेगा, जिससे हमारा देश का इकोनॉमी और अच्छा होगा, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दूसरे शब्द में बात करें कि दूसरे शब्द में जो माल बाहर से आयात करते थे उसे अपने ही देश में उत्पादन करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन कहलाता है सामान्य भाषा में। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे, आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य वस्तु का निर्माण कर आयात की समस्याओं से क्या है, बचना है। ये आयात के समस्या से क्या करना है, हम लोगों को बचना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो यही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस मींस दैट द प्रोडक्शन व्हिच वी इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड शुड बी प्रोड्यूस in our home country. In other words, the production of the goods which were imported from the outside our country would be called import substitution. इसको क्या कहेंगे हम लोग, import substitution. ठीक है, This purpose of import substitution is avoid the problem of imports by manufacturing of commodity. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसको नोट कीजिए आप लोग सबको। ठीक है, जितने भी डिटेल में रहेगा ना मैं आप लोगों को बताऊंगा, बशर्ते कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर इस वीडियो में देखना को मिला मुझे 500 लाइक फिर तो प्लीज एकदम श्योर है कि आप लोगों का जो है इकोनॉमिक्स में ताबड़तोड़ तैयारी करवाएंगे जैसे पहले करवाए थे। इस बार के स्टूडेंट पता नहीं किस नींद पे सोए हैं, पता ही नहीं चल रहा हम लोग को। एकदम एग्जाम नजदीक आ जाएगा, आप लोग क्या खाली एमसीक्यू करके आइएगा एग्जाम में, एमसीक्यू आपको पास करा देगा, एकदम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों 30 एमसीक्यू है, आप लोग डेंजर जोन पे है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग पूरा अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करना होगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्टिव का जो है धुआंधार वीडियो लाता रहूं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह के
उत्पादों को बाहर के किसी भी देश से अपने देश में लाने को क्या कहते हैं हम लोग? आयात कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आयात के बारे में कंफ्यूजन होता है, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। तो आयात किसको कहेंगे? अगर हम किसी दूसरे देश के सामान को अपने देश में लाएं तो वो क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, आयात जिसे अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से क्या करना? कुछ मंगवाना। कई बार अपने देश की किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए या कई बार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल को दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है? हम लोग को मंगाना पड़ता है। तो वस्तु की क्या करना पड़ता है? खरीदारी करना पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है? आयात। यही क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। क्योंकि वो सामान हमारे देश में अगर नहीं मिलता है तो कच्चे माल को जो हमको क्या करना पड़ता है? बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है, जिसके बाद हम उस सामान को बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी देश जो है किसी भी देश के साथ खराब संबंध नहीं रखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारा देश एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। और आप जानते हैं कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है। इंडिया जो है विश्व के कहा जाए, अभी कहा जा रहा है, जो डेटा आने वाला है इसके बाद जब जनगणना होगा, ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया जो है सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है इंडिया देश होने वाला है। ठीक है, तो सबके लिए मार्केट का जो आधार कौन होगा? इंडिया होगा। इसलिए इंडिया से तो कोई पंगा लेने के लिए दो बार सोचेगा। ठीक है, इसलिए जो है इंडिया भी नहीं चाहता किसी के साथ खराब रिलेशन रखे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सामान का जरूरत है, यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो हमको जो है रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल है, उसको जरूरत पड़ेगा फाइनल गुड्स बनाने के लिए, अंतिम उत्पाद बनाने के लिए। तो इंडिया भी इसी के चलते किसी से संबंध खराब नहीं करता है, और बाहर के देश भी इंडिया के मार्केट को देखते हुए वो भी खराब संबंध नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आप लोगों का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होगा तो इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट और पीडीएफ के नोट्स के लिए आप लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, सभी नोटिफिकेशन आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, चाहे वो लाइव क्लासेस का हो, चाहे आपका यूट्यूब का जो अपलोड किया गया वीडियो हो, या इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो जरूर आप लोग का कोर्स जो है हाल ही में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेहनत करिए, अच्छा ताबड़तोड़ रिजल्ट दीजिए, ताकि आप लोगों से जरूर मिलना रहे और आप लोग अच्छे मुकाम को हासिल करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।